अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 205 का टॉपिक 76 से 80 स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी हार्डनिंग की मज़ीद केस स्टडीज़ देखेंगे, जिसमें डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सब कवर होंगे। CIS और DISA दोनों बेंचमार्क्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी है MS SQL सर्वर 2012 और ये CIS बेंचमार्क से ली गई है। सितंबर 30, 2016 का डॉक्यूमेंट, टोटल 73 पेजेस। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें, कंट्रोल है 2.14 एंश्योर SA लॉगिन अकाउंट हैज़ बिन रीनेम्ड। ये एक कोड कंट्रोल है और लेवल 1 डेटाबेस इंजन पर एप्लीकेबल है। अब समझते हैं कि SA क्या है। SQL सर्वर में SA एक बिल्ट इन अकाउंट होता है जिसके पास सिस एडमिन प्रिविलेजेस होते हैं। यह अकाउंट हर SQL सर्वर इंस्टॉलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है और इसका नाम हमेशा SA ही होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये नाम यूनिवर्सली नोन है, हर अटैकर को पता है कि एडमिन अकाउंट का यूज़र नेम SA होगा, तो ब्रूट फोर्स अटैक में उनका आधा काम पहले से हो गया, सिर्फ पासवर्ड गेस करना रह जाता है। इसीलिए CIS बेंचमार्क रेकमेंड करता है कि ऐसे अकाउंट का नाम चेंज कर दिया जाए किसी यूनिक नाम में। जब यूज़र नेम ही अननोन हो तो पासवर्ड गेसिंग और ब्रूट फोर्स अटैक्स लॉन्च करना अटैकर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं कि इस कंट्रोल को कैसे ऑडिट और फिक्स करते हैं। इन स्टेप्स को ध्यान से समझो। ऑडिट के लिए आप एक SQL क्वेरी रन करते हो। ये क्वेरी sys.server principals टेबल से नाम चेक करती है, जहां SID 0x01 होता है। अगर रिजल्ट में SA आए तो इसका मतलब है अकाउंट रीनेम नहीं हुआ है और ये एक फाइंडिंग है। रेमेडिएशन के लिए आप ऑल्टर लॉगिन कमांड यूज़ करते हो। इसमें आप SA को एक नए नाम से रिप्लेस करते हो, जैसे ऑल्टर लॉगिन SA विद नेम इक्वल्स कोई नया नाम। बस इतना करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट भी है जो ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशंस या स्क्रिप्ट्स में डायरेक्टली SA अकाउंट हार्डकोड किया हुआ है तो रीनेम करने के बाद वो स्क्रिप्ट्स और एप्लीकेशंस फेल हो जाएंगी, वो डेटाबेस सर्वर से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगी। तो ये अच्छा सिक्योरिटी प्रैक्टिस है कि पहले से ही एप्लीकेशंस में ऐसे अकाउंट यूज़ ना किया जाए, लेकिन अगर किया गया है तो रीनेम करने से पहले उन स्क्रिप्ट्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं, ओरेकल डेटाबेस 11.2G, और ये DISA स्टिग से है। रिलीज 11 डेटेड 28 अप्रैल 2017। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, रूल टाइटल है द ओरेकल रिमोट OS रोल्स पैरामीटर मस्ट बी सेट टू फॉल्स। स्टिग ID है O112BP022000 और सिवेरिटी है CAT I, यानी सबसे हाई क्रिटिकल फाइंडिंग। अब समझते हैं कि ये पैरामीटर क्या करता है। रिमोट OS रोल्स एक ओरेकल डेटाबेस पैरामीटर है। जब ये ट्रू सेट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स को ओरेकल डेटाबेस के रोल्स कंट्रोल करने की परमिशन मिल जाती है, मतलब OS लेवल से डेटाबेस परमिशंस मैनेज होती हैं। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, जिसमें डेटाबेस खुद अपने रोल्स आइडेंटिफाई और मैनेज करता है। अब प्रॉब्लम क्या है अगर ये ट्रू हो। अगर रिमोट OS रोल्स ट्रू है तो एक रिमोट यूज़र नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की आइडेंटिटी इम्पर्सनेट कर सकता है, मतलब वो अपने आप को कोई और यूज़र दिखा के डेटाबेस के प्रिविलेज्ड रोल्स एक्सेस कर सकता है। ये बहुत सीरियस सिक्योरिटी रिस्क है। इसीलिए DISA स्ट्रिक्टली कहता है कि ये पैरामीटर हमेशा फॉल्स रहना चाहिए। अब देखते हैं कि इस ओरेकल पैरामीटर को कैसे चेक और फिक्स करते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करें। चेक करने के लिए आप SQL प्लस से एक क्वेरी रन करते हो। ये क्वेरी $V पैरामीटर व्यू से रिमोट OS रोल्स की करंट वैल्यू रिट्रीव करती है। अगर रिटर्न वैल्यू फॉल्स नहीं है या फिर ये सिस्टम सिक्योरिटी प्लान में डॉक्यूमेंटेड नहीं है एज रिक्वायर्ड, तो ये एक फाइंडिंग है। फिक्स करने के लिए पहले रिमोट OS रोल्स को सिस्टम सिक्योरिटी प्लान में डॉक्यूमेंट करो। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो डिसेबल कर दो। SQL प्लस से आप ऑल्टर सिस्टम कमांड चलाते हो, जिसमें रिमोट OS रोल्स को फॉल्स सेट करते हो और स्कोप SP फाइल रखते हो। इसका मतलब ये है कि ये चेंज नेक्स्ट सिस्टम स्टार्टअप पर इफेक्ट लेगा, यानी डेटाबेस रीस्टार्ट होने पर ये न्यू सेटिंग एक्टिव होगी। इस कंट्रोल का CCI है CCI-00366। ये NIST SP 853 के CM6B कंट्रोल से लिंक्ड है, जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफाइंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करे। ये सेम CCI हमने पिछले केस स्टडीज़ में भी देखा था, जो बताता है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक रिकरिंग थीम है सिक्योरिटी हार्डनिंग में। अब तीसरी केस स्टडी देखते हैं, विंडोज़ 8.1, और ये CIS बेंचमार्क से है। जनवरी 31, 2017 का डॉक्यूमेंट, और ये काफ़ी डिटेल्ड है, 891 पेजेस। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें,
कंट्रोल है 18.9.70.3 Ensure automatically send memory dumps for OS generated error reports is set to disabled। ये एक स्कोड कंट्रोल है। प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी लेवल 1 है और लेवल 1 प्लस बिटलॉकर भी। अब समझते हैं कि इशू क्या है। जब विंडोज़ में कोई OS लेवल एरर होता है तो सिस्टम एक मेमोरी डंप जनरेट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी डंप ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट को भेजा जा सकता है ताकि वो एरर एनालाइज कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी डंप्स में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन कीज़ या कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा जो उस वक्त मेमोरी में लोडेड था। अगर ये डंप्स ऑटोमेटिकली किसी को भी भेज दिए जाएं बिना रिव्यू के तो सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। इसलिए CIS बेंचमार्क रेकमेंड करता है कि इस सेटिंग को डिसेबल रखें। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉलिसी सिर्फ OS जनरेटेड एरर रिपोर्ट्स पर अप्लाई होती है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के एरर रिपोर्ट्स या एडिशनल डेटा इसके स्कोप में नहीं आते। अब देखते हैं कि इस सेटिंग को कैसे वेरीफाई करते हैं। ऑडिट के लिए आप ग्रुप पॉलिसी के रेमिडिएशन सेक्शन में दिए गए UI पाथ पर नेविगेट करते हो और कंफर्म करते हो कि सेटिंग प्रिस्क्राइब्ड स्टेट में है। ये ग्रुप पॉलिसी सेटिंग एक स्पेसिफिक रजिस्ट्री लोकेशन से बैक्ड है। रजिस्ट्री हाइव है HKAYE कंप्यूटर। उसके अंदर पाथ है सॉफ्टवेयर, फिर पॉलिसीज़, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग और वैल्यू नेम है ऑटो अप्रूव OS डंप्स। अगर ये रजिस्ट्री वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती या करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो ये एक फाइंडिंग है और आपको सेटिंग को डिसेबल्ड करना पड़ेगा थ्रू ग्रुप पॉलिसी। तो ये एक रिलेटिवली सिंपल चेक है। एक जगह जाके वेरीफाई करो और एक जगह से फिक्स करो। अब चौथी केस स्टडी देखते हैं, विंडोज़ 10, और ये डिसा स्टिग्स से है, रिलीज 9, डेटेड 28 अप्रैल 2017। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, रूल टाइटल है द एंटीवायरस प्रोग्राम मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू अपडेट सिग्नेचर फाइल्स ऑन अ डेली बेसिस। STG ID है WBEN10-000-00046। सिवियरिटी है कैट आई। अब समझते हैं कि ये क्यों इतना क्रिटिकल है। एंटीवायरस प्रोग्राम सिस्टम की प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है वायरसेस और मलिशियस कोड के अगेंस्ट। ये प्रोग्राम्स मलिशियस कोड डिटेक्ट करते हैं बिफोर एक्सटेंसिव डैमेज हो सके। लेकिन एंटीवायरस सिर्फ उतना इफेक्टिव है जितने अपडेटेड उसकी सिग्नेचर फाइल्स हैं। सिग्नेचर फाइल्स वो डेटाबेस होती है जिसमें नोन मैलवेयर की पैटर्न स्टोर्ड होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैलवेयर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हर रोज़ नए मैलवेयर वेरिएंट्स आते हैं। अगर आपके सिग्नेचर्स पुराने हैं तो नए मैलवेयर को आपका एंटीवायरस डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए डिसा कहता है कि एंटीवायरस सिग्नेचर्स एटलीस्ट डेली अपडेट होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए। अब इस कंट्रोल के चेक और फिक्स डिटेल्स देखते हैं। इन पॉइंट्स को याद रखें। चेक करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर सिस्टम पर मैकफी वायरस स्कैन एंटरप्राइज यानी VSE यूज़ हो रहा है तो ये स्पेसिफिक चेक एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में मैकफी VSE का अपना अलग स्टिक फॉलो होता है। बाकी केसेस में कॉन्फ़िगरेशंस एंटीवायरस प्रोडक्ट के मुताबिक वेरी करेंगी क्योंकि डिफरेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स के सेटिंग्स डिफरेंट जगह होती हैं। फिक्स सिंपल है, एंटीवायरस प्रोग्राम को कॉन्फ़िगर करो कि सिग्नेचर फाइल्स एटलीस्ट डेली अपडेट हों और ये इंश्योर करो कि अपडेट्स टाइमली हो रही हैं और सिग्नेचर्स 1 वीक से ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1 वीक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड है। इस कंट्रोल का CCI भी CCI 000366 है, सेम नेस्ट CM6B रेफरेंस के साथ। ये फिर से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, डिफाइंड सिक्योरिटी सेटिंग्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना। अब पांचवी और आखिरी केस स्टडी देखते हैं, MS एक्सचेंज सर्वर 2016, और ये CIS बेंचमार्क से है। नवंबर 16, 2015 का डॉक्यूमेंट, 66 पेजेस। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें, कंट्रोल है 2.5 सेट डू नॉट परमानेंटली डिलीट आइटम्स until the database has been backed up to true। ये एक स्कॉट कंट्रोल है, लेवल 1 मेलबॉक्स सर्विसेज सिक्योरिटी पर एप्लीकेबल। अब समझते हैं कि इशू क्या है। एक्सचेंज सर्वर में जब कोई आइटम डिलीट होता है, जैसे ईमेल या अटैचमेंट, तो वो आइटम परमानेंटली डिलीट हो सकता है डेटाबेस से। प्रॉब्लम ये है कि अगर परमानेंट डिलीशन बैकअप से पहले हो जाए तो वो आइटम रिकवर नहीं हो सकता। सोचो अगर किसी ने एक्सीडेंटली इंपॉर्टेंट ईमेल्स डिलीट कर दी और वो परमानेंटली भी हट गईं क्योंकि बैकअप अभी हुआ नहीं था, तो वो डेटा परमानेंटली लॉस्ट हो गया। इसलिए CIS बेंचमार्क रेकमेंड करता है कि आइटम्स तब तक परमानेंटली डिलीट ना हो जब तक डेटाबेस का बैकअप ना हो जाए। ये एक सिंपल सेफगार्ड है एक्सीडेंटल डेटा लॉस के अगेंस्ट। अब देखते हैं कि इस एक्सचेंज कंट्रोल को कैसे ऑडिट और फिक्स करते हैं।
ऑडिट के लिए आप पावरशेल में एक कमांडलेट रन करते हो। ये कमांडलेट गेट मेलबॉक्स डेटाबेस है, जिसमें आप अपना मेलबॉक्स डेटाबेस नेम स्पेसिफाई करते हो और फिर रिटेन डिलीटेड आइटम्स अंटिल बैकअप प्रॉपर्टी चेक करते हो। अगर ये ट्रू है तो सिस्टम कंप्लायंट है। रेमीडिएशन के लिए भी पावरशेल यूज होता है। सेट मेलबॉक्स डेटाबेस कमांडलेट चलाते हो सेम डेटाबेस नेम के साथ और रिटेन डिलीटेड आइटम्स अंटिल बैकअप को ट्रू सेट करते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ फॉल्स है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोटेक्शन ऑन नहीं होती, आपको एक्सप्लिसिटली इनेबल करना पड़ता है। इम्पैक्ट की बात करें तो ये मिनिमल है, सिर्फ थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लगेगी क्योंकि डिलीटेड आइटम्स बैकअप होने तक रिटेन होंगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट डेटा लॉस प्रिवेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। अब छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने आज 5 केस स्टडीज देखी। MS SQL सर्वर में सा अकाउंट रीनेम करना ताकि ब्रूट फोर्स अटैक्स मुश्किल हो जाएं। Oracle 11.2G में रिमोट OS रोल्स को फॉल्स रखना ताकि रिमोट यूज़र इम्पर्सनेशन ना हो सके। Windows 8.1 में ऑटोमेटिक मेमोरी डंप सेंडिंग डिसेबल करना ताकि सेंसिटिव डेटा लीक ना हो। Windows 10 में एंटीवायरस सिग्नेचर्स डेली अपडेट करना ताकि नए मैलवेयर डिटेक्ट हो सके। और MS एक्सचेंज में डिलीटेड आइटम्स को बैकअप से पहले परमानेंटली डिलीट होने से रोकना ताकि एक्सीडेंटल डेटा लॉस से बचा जा सके। इन सब केस स्टडीज़ में एक कॉमन पैटर्न नज़र आता है, चाहे कंट्रोल CIS से हो या डिसा से, हर कंट्रोल का स्ट्रक्चर सेम है। डिस्क्रिप्शन बताती है क्या है, रैशनल बताता है क्यों ज़रूरी है, ऑडिट बताता है कैसे चेक करें, रिमीडिएशन बताता है कैसे फिक्स करें, और फिर इम्पैक्ट और CCI रेफरेंसेस लिंक्ड होते हैं। ये पैटर्न याद रखें, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब भी आप कोई बेंचमार्क डॉक्यूमेंट उठाएंगे यही स्ट्रक्चर मिलेगा। और हार्डनिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस सब पर अप्लाई होती है। यहीं पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इन केस स्टडीज़ को अच्छी तरह रिव्यू करें। अल्लाह हाफिज़।